हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। इससे पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है उसको हमने समझा था कुछ एग्जाम्पल लेकर के। आज अपने कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिनका अलग अलग भौतिक अवस्था के अंदर यदि हम विद्युत अपघटन करवाते हैं तो विद्युत अपघटन करवाने पर उनमें उत्पाद किस प्रकार से बदलते हैं, तो उनको अपने यहाँ पे देखेंगे। तो हमारे पास आज की इस क्लास के लिए एग्जाम्पल रहेगा NaCl, यानी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य पदार्थ का विद्युत अपघटन करवाते हैं तो NaCl जैसा एक विद्युत अपघट्य पदार्थ हम लेते हैं और इस विद्युत अपघट्य पदार्थ का विद्युत अपघटन करवाने के लिए हम इसकी दो प्रकार की भौतिक अवस्थाओं का उपयोग करेंगे। तो उसके अंदर में कुछ विशेष चीज़ें देखने को मिलेगी, तो उनको हम यहाँ पे एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे NaCl की लिक्विड अवस्था यानी गलित NaCl का विद्युत अपघटन। देखिए बच्चों, जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ का विद्युत अपघटन करवाते हैं तो उसके लिए हमें कोई सूटेबल इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे यहाँ पे NaCl जो लवण लिया गया है, इस लवण के अंदर से जो धातु है उस धातु के इलेक्ट्रोड बनाने संभव नहीं है, या ये कहते हैं कि धातु बहुत अधिक क्रियाशील है, इसीलिए एयर के साथ में रिएक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो विद्युत अपघट्य का उत्पाद जानना चाहते हैं तो वो विद्युत अपघट्य का जो मात्रा मिलने वाली है मात्रा में सही रूप से नहीं प्राप्त होगी। तो इसके लिए हमें कोई विशेष इलेक्ट्रोड की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को यूज करते हुए गलित NaCl का हम विद्युत अपघटन करवाएंगे। तो गलित NaCl का विद्युत अपघटन करवाना है तो हम यहाँ पे ये एक विद्युत अपघटनी सेल बना रहे हैं और इस सेल में दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को इस प्रकार से लगा दिया गया है और दोनों इलेक्ट्रोड को एक उच्च वोल्टता वाली एक बैटरी के साथ जोड़ देंगे, विद्युत स्रोत के साथ जोड़ेंगे। तो ये जैसे मान लो हमने कोई उच्च वोल्टता वाली बैटरी के साथ इसको जोड़ दिया है, ये कुंजी है यहाँ पे, और इसके साथ हमने ये इलेक्ट्रोड को जोड़ा। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाएगी और विद्युत धारा प्रारंभ करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक विद्युत अपघट्य पदार्थ को यानी NaCl जो लिया गया है उस NaCl को हम यहाँ पे इसके अंदर लिक्विड स्टेट में या द्रव अवस्था में परिवर्तित करके हम यहाँ पे उसका विद्युत अपघटन करवाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड कौन सा क्या है ये आपको मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था। जैसे कि ये जो इलेक्ट्रोड है इसको हमने क्या नाम दिया था, कैथोड, जो इस प्रकार से होगा। यहाँ पे बैटरी का जैसे ऋणात्मक सिरा है और यहाँ पे ये कौन सा बैटरी का धनात्मक सिरा, धनात्मक सिरे से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड क्या होता है, एनोड, और एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी और कैथोड पर किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है। तो ये बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। इसका चार्ज भी कैसा रहता है, नेगेटिव, और इधर वाला एनोड पॉजिटिव पोल से जुड़ा हुआ है इसलिए इसके ऊपर चार्ज कैसा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो देखिए, जब आप गलित NaCl लेते हैं यानी NaCl ये ठोस अवस्था में था और जब आप इसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो ये गलित अवस्था में आएगा। तो इनके सोडियम और Cl माइनस इन दोनों आयनों के बीच में लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण बल वियोजित हो जाता है और दोनों आयन अलग अलग हो जाते हैं। दोनों आयन क्या हो गए, लिक्विड स्टेट में आ गए, यानी इनके बीच में जो अंतरायनिक आकर्षण बल था वो खत्म हो गया। अब दो प्रकार के आयन इस लिक्विड स्टेट के अंदर हमें मिल रहे हैं, एक तो Na+ और दूसरा कौन सा, Cl-। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया कि जो आयन होते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ के वो अपने से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गतिशील होते हैं जब आप उस विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो आपने जैसे इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की तो इसमें हमारे पास दो प्रकार के आयन है, एक तो है Na+ और दूसरा कौन सा है, Cl-। तो यहाँ पे Na+ आयन जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na धातु के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, अपचयन। कैसी अभिक्रिया हो रही है, अपचयन अभिक्रिया हो रही है और अपचयन अभिक्रिया के द्वारा
ये सोडियम धातु में कन्वर्ट होकर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर निक्षेपित हो जाएगी धातु। तो ये इलेक्ट्रोड कौन सा है? कैथोड। कहाँ पे अपचयन अभिक्रिया हो रही है? कैथोड पर। तो कैथोड पर ये अपचयन अभिक्रिया होने से यहाँ पे सोडियम धातु निक्षेपित होगी। तो ये प्रक्रम किस पे हुआ? कैथोड धातु, कैथोड इलेक्ट्रोड के ऊपर ये प्रक्रम संपन्न हो गया। उसके बाद दूसरी अभिक्रिया कौन सी होगी? Cl माइनस के लिए। तो Cl माइनस जो लिक्विड स्टेट में आयन है, ये दूसरे इलेक्ट्रोड पर Cl2 1/2 Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अभिक्रिया कौन सी हुई है? साथ में इलेक्ट्रॉन भी उत्सर्जित होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या ये कहते हैं कि ऑक्सीकरण अंक में जिस प्रक्रम में वृद्धि होती है उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सी गैस बनी? Cl2। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन से इलेक्ट्रोड पर होती है? एनोड पर। तो एनोड पर यहाँ पे एनोड पर Cl2 गैस मुक्त होगी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जब गलित NaCl का विद्युत अपघटन करवाते हैं तो एनोड व कैथोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ कौन कौन से होंगे? तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैथोड पर सोडियम धातु निक्षेपित होती है, जबकि एनोड पर Cl2 गैस मुक्त होती है। तो ये तो था गलित NaCl के बारे में। जब आप गलित NaCl की बजाय उसमें आप जलीय NaCl, कौन सा? जलीय NaCl काम में लेंगे तो वहां पर इस प्रकार NaCl का तो आयनन होगा ही होगा। ये ठोस है और जब आप गर्म करने की आवश्यकता नहीं, आप इसको जल के अंदर मिलाएंगे तो जल में मिलाने पर यहाँ पे हमें दो प्रकार के आयन मिलेंगे, एक्वस Na+ और एक्वस Cl-, जलीय Na+ और जलीय सोडियम है। दोनों आयन हमें प्राप्त हुए। लेकिन इसके साथ साथ जो जल के अणु होते हैं उनका भी यहाँ पे क्या हो जाता है? आयनन क्या बनाएंगे? H+ एक्वस आयन प्लस में OH- एक्वस आयन। तो यहाँ पर एनोड और कैथोड पर जब गलित NaCl हमने काम में लिया था तब तो ये अभिक्रियाएं हो रही थी। आपको पता चला कि सोडियम धातु निक्षेपित हो रही है और यहाँ पे एनोड पर Cl2 गैस मुक्त हो रही है। लेकिन जैसे ही आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की सहायता से जलीय NaCl का विद्युत अपघटन करवाएंगे तब वहां पे हमें दोनों इलेक्ट्रोडों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले आयन प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे हमें दो प्रकार के आयन प्राप्त होंगे। धनात्मक आयन H+ है, इधर Na+ भी है। इधर ऋणात्मक आयन OH- है तो इधर Cl- भी है। तो दोनों इलेक्ट्रोडों पर दो दो प्रकार के आयन आकर आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे और जिस इलेक्ट्रोड के लिए, जिस आयन के लिए अपचयन या ऑक्सीकरण विभव का मान सुटेबल होगा वही आयन उस इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होगा या उत्सर्जित होगा। तो देखिए यहाँ पर इन अभिक्रियाओं के लिए हमें अपचयन विभवों के मान भी पता होने चाहिए। तो कैथोड पर अपचयन हो रहा है तो इसका अपचयन विभव देखेंगे और एनोड पर ऑक्सीकरण होगा तो इसका भी हम क्या देखेंगे? अपचयन विभव का मान देखेंगे। तो जब आप सोडियम आयन के बारे में बात कर रहे हैं तो सोडियम आयन के लिए इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड अपचयन विभव का मान जो है 9.71 वोल्ट माइनस में है। और इसी प्रकार से Cl- से Cl2 गैस बनने वाली अभिक्रिया के लिए अपचयन विभव का मान देखें तो इसका मान कितना है? यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा? 1.36 वोल्ट, 1.36 वोल्ट होता है। वहीं पर यदि ये H+ आयन अपचयित होता तो ये बनाएगा H2 गैस और इस अभिक्रिया के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान क्या होता है? 0.0 वोल्ट। और दूसरा देखें Cl- जिस प्रकार देखा तो वैसे हम यहाँ पे क्या देखेंगे? OH- के लिए। तो OH- यहाँ पे इसमें कन्वर्ट होगा 1/2 O2 प्लस H2O और साथ में इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। साथ में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे उत्सर्जन होगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ये इसके 2 मोल ले लेते हैं तब ये अभिक्रिया हमारे सामने इस प्रकार से संपन्न होगी। तो ये अभिक्रिया इस प्रकार संपन्न हुई थी। इस अभिक्रिया के लिए जो इलेक्ट्रोड विभव का मान है वो कितना मिलेगा हमें?
इलेक्ट्रोड विभव का मान मिलेगा प्लस 1.23 वोल्ट, प्लस 1.23 वोल्ट। तो देखिए एनोड और कैथोड पर अब अभिक्रियाएं कौन सी संपन्न होगी। देखिए मैंने यहाँ पे आपको अपचयन विभव के मान लिख करके दिए हैं, आप भी अच्छे से इनको लिख लीजिए। और फिर दो बातों को आप अच्छे से कॉमन सेंस में बिठा लें। वो क्या है कि कैथोड पर यदि दो अभिक्रियाएं संपन्न हो रही है, दो अभिक्रियाएं संपन्न होने की संभावना है। जैसे कि पहले तो हमारे पास में कौन सी है, Na प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें बदलेगा, Na धातु, Na सोडियम धातु के रूप में विक्षेपित होगा। और दूसरा क्या है H प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसमें बदलेगा, H2 गैस में। इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान है -2.71 वोल्ट, और इस अभिक्रिया के लिए कितना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान 0.0 वोल्ट। ठीक है। उसके बाद एनोड पर अभिक्रिया को देखिए, हम दोनों का अलग अलग लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे आप देखिए दोनों की प्रतिस्पर्धात्मक अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पे जैसे Cl माइनस ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करके किसमें बदलेगा 1/2 Cl2, और प्लस में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा, और इधर OH माइनस जो 1/2 O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे 2 OH माइनस आयन ले लेते हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए यदि आप देखें तो इस अभिक्रिया का दर का 1.36 वोल्ट, और इस अभिक्रिया का दर का 1.23 वोल्ट। ये इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने साथ में लिख दिए हैं। तो देखिए कैथोड पर वह अभिक्रिया होगी, कैथोड पर कौन सी अपचयन अभिक्रिया हो रही है, और एनोड पर कौन सी हो रही है ऑक्सीकरण। तो एनोड पर कौन सी होगी, कैथोड पर कौन सी, इस अभिक्रिया का हमें जांचना है। तो किस प्रकार से पता करेंगे कि कैथोड पर जिस अभिक्रिया के लिए अपचयन विभव का मान अधिक होगा, यानी कैथोड पर यहां से देखेंगे कि अपचयन अभिक्रिया, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव लिखेंगे, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्यादा होगा वो अभिक्रिया संपन्न होगी, और जिसके लिए अपचयन विभव का मान कम होगा वो अभिक्रिया वहां पे संपन्न नहीं होगी। कैथोड पर अभिक्रिया कौन सी होती है, अपचयन। तो अपचयन होता है तो उसका अपचयन विभव जिस अभिक्रिया के लिए ज्यादा है तो वो अभिक्रिया यहाँ पे संपन्न हो जाएगी। तो कैथोड पर देखें तो इसका सोडियम वाली अभिक्रिया के लिए कितना -2.71 वोल्ट, और इधर कितना हाइड्रोजन वाली अभिक्रिया के लिए 0.0 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये मान माइनस में, ये क्या है न प्लस में न माइनस में, यानी 0.0 वोल्ट का मान जो है वो 2.71 वोल्ट से क्या अधिक है। तो कैथोड पर ये नीचे वाली अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी, यानी जब आप जलीय NaCl का विद्युत अपघटन करवाओगे तो कैथोड पर H2 गैस का उत्सर्जन होगा, H2 गैस उत्सर्जित होगी। तो ये अभिक्रिया हुई। उम्मीद करता हूँ आप समझ में आया होगा कि कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी ये आपको पता लगाना है। तो आप ये देखिए सिर्फ कि किस अभिक्रिया के लिए अपचयन विभव का मान ज्यादा है। जिस अभिक्रिया के लिए अपचयन विभव का मान ज्यादा होगा वो अभिक्रिया कैथोड पर संपन्न होगी, और यदि दूसरी अभिक्रिया और हो रही है वहां पे तो उस अभिक्रिया का अपचयन विभव का मान यदि कम है तो वो अभिक्रिया वहां पे संपन्न नहीं होगी, वो आयन जलीय अवस्था में बना रहेगा। दूसरी अभिक्रिया कौन सी हो रही है एनोड पर। तो एनोड पर अभिक्रिया हो रही है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होने के लिए हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं, अपचयन विभव का मान देख रहे हैं। तो यहाँ पे Cl माइनस प्रबल वैद्युत अपघट्य का आयन है, और ये आयन बड़ा आसानी से जल्दी से एनोड पर निक्षेपित हो जाता है, Cl2 गैस के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। तो इसके लिए 1.36 वोल्ट का मान प्राप्त हो रहा है। OH माइनस ये यहाँ पे यदि निक्षेपित होगा O2 गैस के रूप में परिवर्तित होगा, H2 और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा तो उसके लिए 1.23 वोल्ट होता है। लेकिन जैसे कि मैंने बाद में बीच में बोला था कि Cl माइनस प्रबल वैद्युत अपघट्य का आयन है, और OH माइनस दुर्बल वैद्युत अपघट्य का आयन है। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य का आयन बहुत धीमे वेग से ऑक्सीकृत होगा, और इस अभिक्रिया के लिए हमें अधिक विभव की आवश्यकता पड़ती है।
तो जिन अभिक्रियाओं के लिए अधिक विभव की आवश्यकता पड़ेगी वो अभिक्रिया इलेक्ट्रोडों पर संपन्न नहीं हो पाती। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया के लिए जो अधिक विभव आता है वो अधिक विभव प्राप्त होता है 0.25 वोल्ट। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस अभिक्रिया के लिए 1.48 वोल्ट वास्तविक इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त हो रहा है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो अब आप इसको अच्छे से समझिए कि एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होनी है, ऑक्सीकरण। कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होनी है, अपचयन। तो कैथोड पर तो मैंने कहा कि जिस अभिक्रिया के लिए अपचयन विभव का मान ज्यादा है वो अभिक्रिया संपन्न होगी। तो देख लिया आपने कि यहाँ पे H2 गैस के लिए यानी H+ आयनों से H2 गैस बनने वाली अभिक्रिया के लिए अपचयन विभव का मान ज्यादा था, इसलिए ये अभिक्रिया संपन्न हो गई। लेकिन एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा विभव ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो ये तो दोनों मैंने कौन से लिखे हैं, अपचयन विभव। तो जिस अभिक्रिया के लिए अपचयन विभव का मान ज्यादा होगा उसके लिए ऑक्सीकरण विभव का मान कम होगा, और जिस अभिक्रिया के लिए अपचयन विभव का मान कम होगा उसके लिए ऑक्सीकरण विभव का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पर इन दोनों अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी, तो अब अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि एनोड पर वो अभिक्रिया संपन्न होगी जिसके लिए ऑक्सीकरण विभव का मान अधिक होगा। तो यहाँ पे दोनों में से किस अभिक्रिया के लिए ऑक्सीकरण विभव का मान अधिक है, तो ये ऊपर वाली जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया के लिए ऑक्सीकरण विभव का मान अधिक होगा, क्योंकि इसका अपचयन विभव का मान OH- से O2 H2O बनने वाली अभिक्रिया के लिए जो विभव प्राप्त हो रहा है उसकी तुलना में इसका अपचयन विभव का मान कम है, अर्थात इसका ऑक्सीकरण विभव क्या है, ज्यादा। और ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होने के कारण ये अभिक्रिया तो एनोड पर संपन्न हो जाएगी, जबकि ये OH- आयन जलीय विलयन में बने रहेंगे। तो कुल मिलाकर के जब आपने जलीय NaCl का विद्युत अपघटन करवाया तो कैथोड पर तो कौन सी गैस मुक्त हो रही है, H2 गैस। कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त हो रही है, H2 गैस मुक्त हो रही, और एनोड पर Cl- की हेल्प से क्या मिल रही है हमें, Cl2 गैस प्राप्त हो रही है। और विलयन के अंदर कौन कौन से आयन बच गए, Na+ और OH-। Na+ और OH- दोनों आयन मिल गए। तो जलीय विलयन के अंदर ये क्या क्या उत्पाद देंगे, तो हमें सीधा सीधा पता होना चाहिए कि कैथोड के ऊपर हमें मिला H2 गैस। कैथोड पर तो कौन सी गैस मुक्त होगी, H2 गैस। एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी, Cl2 गैस। और विलयन के अंदर, विलयन में हमें क्या मिलेगा, Na+ प्लस में OH- आयन जो मिलकर के क्या बना लेंगे, NaOH। क्या बना लेंगे, NaOH। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जब जलीय NaCl का हम विद्युत अपघटन करवाते हैं तो एनोड कैथोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। तो नाम क्या क्या आएंगे, कैथोड पर तो मिलेगा हमें H2 गैस, एनोड पे क्या मिलेगा, Cl2 गैस, और जलीय विलयन के अंदर क्या मिलेगा, NaOH। यानी दो तरीके के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए कि जब आप गलित NaCl काम में लेते हैं तो गलित NaCl के लिए आपको एनोड पर तो कौन सी गैस मिली, Cl2 गैस, और कैथोड पर क्या मिला हमें, सोडियम धातु का निक्षेपण हुआ, दो ही उत्पाद मिले। लेकिन जैसे ही आपने जलीय NaCl काम में लिया तब हमें ये 3 प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि गलित NaCl का विद्युत अपघटन करवाने पर उत्पन्न होने वाले उत्पाद लिखिए। तो वो उत्पाद कौन कौन से, एनोड पर Cl2, उसके कैथोड पर सोडियम धातु, और एनोड कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए। तो वो मैंने आपको पहले भी बता रखे, एनोड पर ये अभिक्रिया होगी, कैथोड पर ये अभिक्रिया होगी। जब आपको ये कहा जाए कि जलीय NaCl का विद्युत अपघटन हो तो अभिक्रियाओं को एनोड कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए, तथा उत्पाद कौन कौन से प्राप्त होंगे उन उत्पादों के नाम भी लिखिए। तो आप एनोड कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाओं किस प्रकार लिखेंगे, उनके अपचयन विभवों के मान जो लिखे हुए वो लिखेंगे। और यहाँ पे आपको बता देंगे कि इसमें अधिविभव
विभव प्राप्त होता है, इसलिए इसका अपचयन विभव का मान तो अधिक हो गया, ऑक्सीकरण विभव का मान क्या होता है, कम। इसीलिए इस Cl वाली अभिक्रिया के लिए ऑक्सीकरण विभव का मान अधिक हो जाता है और वो अभिक्रिया एनोड पर संपन्न हो जाती है। तो ये एनोड के तौर पर होने वाली अभिक्रियाओं को भी आप इस प्रकार से लिखेंगे। तो आज की क्लास में आपने देखा कि जलीय NaCl और गलित NaCl का विद्युत अपघटन किस प्रकार से होता है, उनको हमने अच्छे से समझा। आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे विद्युत अपघटन के नियम, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।